स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, आज जेई मेंस की एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुकी है जो कि 18 टू 23 जुलाई है और नीट की 26 जुलाई। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आपके लिए अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को वापस से कवर करने का, रिवीजन करने का जो टाइम मिला है। बहुत ही अच्छा डेट है वो अपनी 5th में, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 18 जुलाई। तो आपको जो इसके बीच में जो टाइम मिल रहा है वो है 2 मंथ्स और 10 डेज़ का, जो कि आपके पास रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और जिसका कोर्स थोड़ा कवर नहीं हुआ है वो अपना कोर्स भी इसमें कवर कर सकता है। तो गाइज देखिए कि जब आपका जनवरी में एग्ज़ाम था तो आप यही सोच के प्रिपरेशन की थी आपने कि हमारा जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट वो अप्रैल में हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपको इतना सारा टाइम मिल रहा है लॉकडाउन में, तो आप उसको अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट कर सकते हैं, उसमें उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। तो गाइज मैं आपको मेरे चैनल पे केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो शॉर्ट नोट्स जेई मेंस में आपको काम आएंगे, जो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के 11th के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप सबने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और अब जेई की प्रिपरेशन करते टाइम भी बहुत पढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये फिजिकल का चैप्टर है तो इससे जेई मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो कभी कंसेप्ट पे बेस और कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो न्यूमेरिकल बेस होता है, क्योंकि फिजिकल का चैप्टर है। तो और इसके अंदर जो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। और हर साल जेई मेंस में जो इसका वेटेज है वो एवरी ईयर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से देखा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस चैप्टर की। तो जैसा कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि इस चैप्टर को हमारा पढ़ना क्यों जरूरी है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि गाइज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज का पता चलता है कि किसने इसकी खोज की तथा इनके अभिलक्षणों की, कि इनकी वैल्यूज क्या होती है, इन पे कितना चार्ज होता है, इनका मास कितना होता है। ठीक है गाइज, उसके बाद हम बात करते हैं थॉमसन, रदरफोर्ड तथा बोर, ये तीन जो साइंटिस्ट हैं इनके हम परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स की भी इसमें बात करते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद हम इसमें बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति एवं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसमें फिर हम पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं परमाणु के स्पेक्ट्रमों का वर्णन। तो इसमें स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं इसमें। तो हम इस चैप्टर में और ये पढ़ते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं परमाणु के स्पेक्ट्रमों का वर्णन भी इसमें पढ़ते हैं। डी ब्रोगली तथा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत भी इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं। परमाणु कक्षक के क्वांटम संख्याओं के रूप में बताना, आबाउ पाउली का अपवर्जन सिद्धांत तथा हुंड का नियम, तथा लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने इसमें एक साथ समरी बना के लिखी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु। तो परमाणु होता क्या है, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जो परमाणु है वो क्या होता है, पदार्थ का मूल कण होता है, यानी कि पदार्थ का मूल कण जो कि अविभाज्य होता है, यानी कि उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम बाद में और स्टडी की तो पता चला कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है गाइज, ठीक है। तो आगे हम बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज। तो सर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है, जब गैस का विद्युत विसर्जन किया तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड तथा गैसों में विद्युत विसर्जन निम्न दाब एवं उच्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न दाब व उच्च विभव पर देखा जाता है। ठीक है गाइज, जब उच्च विभव लगाया गया तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ होता है। इन्हें क्या कहते हैं, कैथोड रेस कहते हैं। ठीक है गाइज, जब हम बात करते हैं, जैसा कि डायग्राम में मैंने शो भी कर रखा है कि जब कैथोड, 2 हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कैथोड जो नेगेटिव होती है और जो पॉजिटिव होती है उसे हम एनोड कहते हैं। लेकिन जब उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम एनोड के अंदर छेद कर दें तो जो रेज हैं वो इस छिद्र में से निकल के बाहर निकलेगी, और बाहर हमने क्या लगाया हुआ है, जिंक सल्फाइड लगाया हुआ है। क्या लगाया है, जिंक सल्फाइड की परत लगाई हुई है। तो जब ये रेज इससे टकराती है तो क्या चमकीले चिन्ह उत्पन्न करती है। ठीक है, और जो ये रेज निकलती है छिद्र के अंदर से, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनोड रेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो यही चीजें हैं कि इसमें हम हाई वोल्टेज यूज करेंगे और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। इसके आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है और उसके मास का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। जैसा कि हम इसके अंदर देखते हैं कि कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉनों के पथ तथा एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि विद्युत और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब हम ये लागू करते हैं तो जो विद्युत आवेश जो ई
तथा द्रव्यमान m के जो रेशो होता है, जो उसका अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.7588 इंटू 10⁻11 कुलाम अपॉन केजीज का यूनिट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखना है कि जो कैथोड रेज होती हैं उसके लिए क्या रहता है? E/m सेम, लेकिन जो एनोड होती हैं उसके लिए इसकी वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के अपने पथ से विचलन निम्न पर निर्भर करते हैं। तो जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हम अप्लाई करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं तो वो अपने पथ से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो किस किस बात पर डिपेंड करते हैं? वो 3 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है, अगर हम नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू अगर बढ़ा देते हैं तो विचलन भी क्या होता है? साथ साथ बढ़ जाता है। ये याद रखना है अपन को। उसके बाद हम बात करते हैं, जब अगर हमने मास जो है वो हल्का लिया हुआ है, कम लिया हुआ है, तो भी विचलन क्या होता है? बढ़ता जाता है। और वोल्टेज या फिर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अगर वो भी हमने बढ़ाई हुई है तो विचलन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करें, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो कि तैल बूंद प्रयोग कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है ये। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के अपने परमाणु मॉडल में ये बताया कि जो परमाणु की साइज होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। और उसने अपने परमाणु मॉडल में ये भी बताया कि परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है। उसने सेकंड ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बीज की तरह इसमें स्थित होते हैं। ठीक है, इसने ये भी बताया कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि जितना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि ये स्थायित्व को नहीं समझा पाया, ये परमाणु के स्थायित्व को बिल्कुल भी नहीं समझा पाया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि कुछ जो तत्व है वो विकिरण का उत्सर्जन स्वयं ही कर रहे हैं। ठीक है, जो स्वयं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने ये देखा कि जब उन्होंने स्वर्ण पन्नी, सोने की जो पन्नी है, उस पर अल्फा कणों की जब बौछार करे, अल्फा कण क्या होते हैं? 2He4 हीलियम के कण होते हैं। ठीक है, तो जब इस पर बौछार करवाई तो उन्होंने क्या क्या देखा कि मैक्सिमम कण सीधे निकल गए। ठीक है गाइस, कुछ कण बहुत कम विक्षेपित हुए। और जो उन्होंने देखा एक कि 20,000 में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर वापस लौटा। ठीक है गाइस, तो 20,000 में से एक कण 180 डिग्री पे वापस लौटा, तो ये उन्होंने देखा। फिर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का मैक्सिमम पार्ट क्या है? खाली है। इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित ना होकर बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले। और लास्ट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम गाइस? कक्षा बोलते हैं। बात करें कि नाभिक की साइज कितनी होती है, तो नाभिक की साइज जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। हमने अभी बात करी परमाणु की साइज कितनी होती है, तो परमाणु की साइज जो होती है 10⁻⁻10 मीटर, और जो नाभिक की साइज होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से आपस में बंधे रहता है। ठीक है, उसके बाद हम सब इससे जाना पहचाना सा है ये कि ZXA, यहाँ पे Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक, A क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, और X क्या है? उस एलिमेंट का नाम। तो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सिंबल यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी? A-Z करके। उसके बाद हम बात करते हैं समस्थानिक और समबारिक की। तो समस्थानिक हम जानते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और समबारिक में जिनके द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, वो समबारिक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो समस्थानिक में हम हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर सकते हैं। तो नेचर में तीन जो हाइड्रोजन के समस्थानिक पाए जाते हैं वो है 1H1, 1D2, 1D3। ठीक है, H का मतलब हाइड्रोजन, यानी कि 99.98% हाइड्रोजन पाई जाती है। 1D2 यानी ड्यूटेरियम, और 1T3 यानी ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम D2O एक यौगिक के पाया जाता है इसका, जिसका नाम है भारी जल। ठीक है, और ट्राइटियम क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और जो कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। ठीक है, आगे चले, हम आगे बात करते हैं कि परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन द्वारा निर्धारित होते हैं। न्यूट्रॉन का जो है इसमें बहुत कम योगदान होता है। ठीक है गाइस, जो बेसिकली जो मेन यूज होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यूज होता है परमाणु के रासायनिक गुण में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ
रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक है वो क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गति करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, ये हम जानते हैं। और मैक्सवेल, जो सर मैक्सवेल हैं, उनके अनुसार त्वरित इलेक्ट्रॉन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, ये भी हम जानते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। और कम होती है ऊर्जा तो वो नाभिक में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता, तो इसकी ये कमी थी, सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है गाइस। उसके बाद में हम बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो दोलायमान आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ध्वनि तथा जल तरंगों के विपरीत, यानी कि ध्वनि और जल तरंगों में हमें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। लेकिन हमें सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे कभी भी ऐसा नहीं कि उनको माध्यम की आवश्यकता होती है, वो निर्वात में भी गति कर सकती है। ठीक है। उसके बाद हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, E बराबर एच न्यू। यहाँ पे एच क्या है, एच है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट। ठीक है। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और न्यू क्या है यहाँ पे, आवृत्ति या तरंग संख्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो जैसे हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है, एस सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। तो कोई भी धातु अगर हम ले, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, तो उनकी सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। अब इसके लिए कंडीशन है कि जो आपकी आवृत्ति आपने ली है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, न्यू नोड से, यानी दहली आवृत्ति जिसे बोलते हैं। तो दहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक हो। अगर इसके हम अपोजिट बात करें, यानी कि तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ की बात करें, तो वेवलेंथ में क्या होगा, लैम्डा नोड, दहली तरंग दैर्घ्य ज्यादा होनी चाहिए किससे, अपनी तरंग दैर्घ्य से। तो वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक हो, दहली तरंग दैर्घ्य की ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप सबने पढ़ रखा होगा। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटेंसिटी के समानुपाती, यानी कि तीव्रता के समानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके, आई के, इंटेंसिटी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और आवृत्ति गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। ठीक है गाइस। उसके बाद में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, एनर्जी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है किसके, डब्ल्यू नोड के। और डब्ल्यू नोड यहाँ पे क्या होता है, कार्यफलन। डब्ल्यू नोड की डेफिनेशन की बात करें तो डब्ल्यू नोड की डेफिनेशन ये होती है क्या, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक हो, क्योंकि डब्ल्यू नोड हम जब उसको देंगे, उससे ज्यादा एनर्जी देंगे या उतनी कम मिनिमम जो एनर्जी है वो देंगे, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। ठीक है। तो इससे हम ज्यादा दे दी तो E बराबर डब्ल्यू नोड प्लस कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वो होती है के मैक्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, हाफ mv² बराबर EV नोड। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विबग्योर। ये हमारे जो हमारे 7 कलर होते हैं वो है, अगर हम V से R की तरफ चलें तो लैम्डा जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। और हम जानते भी रेड जो कलर है उसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और जो विचलन है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं गाइज, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है और हम देखते हैं इतना इजी और हमसे नहीं हो पाता वो क्वेश्चन। ठीक है। आगे हम बात करें, उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रम को अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है। आगे मैंने बताया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं, 5 श्रेणियां पढ़ते हैं हम इसके अंदर, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, जो 5 श्रेणियां पढ़ते हैं। तो इसमें जो मेन है वो है कि लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो लाइमन श्रेणी है पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र भी जिसे बोलते हैं, बामर दृश्य विजिबल, पश्चन और ब्रैकेट और फुंड ये तीनों अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। ठीक है। और n बराबर जो 1 होती है उससे हम क्या बोलते हैं, आद्यावस्था। ठीक है गाइस। उसके बाद एक और हम फॉर्मूला देखते हैं, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। RH यहाँ पे क्या है, RH है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट है क्योंकि, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है गाइस। यहाँ पे n जो कक्षा है कि N1 जिस कक्षा में आ रहा है इलेक्ट्रॉन और N2 जिस कक्षा से आ रहा है। Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। ठीक है गाइस। ये फॉर्मूला बहुत ही आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर। ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या यदि n बराबर 1 आद्यावस्था में आए। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये दोनों चीज अपन को इंपॉर्टेंट है देखना।
कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या यदि आद्यावस्था में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आद्यावस्था यानी n बराबर 1 में आ रहा है, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस एन माइनस वन अपॉन टू, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। और अगर कोई n2 से n1 में आ रहा है, जैसे फिफ्थ से फोर्थ में, फिफ्थ से थर्ड में, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एन प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पे डेल्टा एन क्या है, n2 माइनस n1। ठीक है गाइस, आगे हम बात करें रेखीय स्पेक्ट्रम की विशेषताएं। तो प्रत्येक तत्व का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, अद्वितीय, यानी कि हर तत्व का जो रेखीय स्पेक्ट्रम होगा वो खुद का अलग होता है, पर्सनल होता है। ठीक है गाइस, लैम्डा बराबर हम क्या पढ़ते हैं, एच अपॉन पी। पी यहाँ पे क्या है, संवेग, तो उसकी वैल्यू रखते हैं तो एम वी। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की आपको अगर वेलोसिटी पता है तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻10 मीटर। ये बेसिक चीजें ही आपको याद में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल में हम ये पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में जो वृत्ताकार होती है उसमें घूमता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, हम कक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं बोर मॉडल में कि जो उसका संवेग होता है, कोणीय संवेग, वो किसके h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल होता है, यानी कि n जो यहाँ पे है वो क्या होगा, n बराबर 1 2 3। ठीक है गाइस, तो एम वी आर बराबर n अपॉन 2 पाई, यहाँ से ये रिलेशन आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि त्रिज्या, ऊर्जा और वेग, ये तीनों चीज, ये तीन फॉर्मूले गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिज्या, रेडियस की। तो आर जो होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ गई, जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हम बात करें वेग, तो वेग वेलोसिटी क्या होती है, वी एन इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻Z अपॉन एन। ये क्या होती है इसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी की हम यूनिट जानते हैं मीटर अपॉन सेकेंड। सब और एनर्जी, तो पहले एनर्जी की बात कर ले, फिर आपको एक चीज बताता हूं मैं इसमें। एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एटम इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो हमको जो याद रखना है इसमें वो ये याद रखना है कि आर जो है उसमें एन स्क्वायर अपॉन जेड ऊपर आ रहा है। ठीक है गाइस, वी है, इसमें वेलोसिटी में जेड अपॉन एन आ रहा है, और टोटल एनर्जी हम बात करें तो उसमें क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो वो रिलेशन पूछता है कि टोटल एनर्जी और एन में रिलेशन, तो वो आ रही बात समझ में गाइस। ठीक है, तो अगर हम टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बात करें तो ये दोनों में क्या है, माइनस साइन होता है बीच में। ठीक है, टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ऐसे अगर पोटेंशियल एनर्जी में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ये बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए नोट्स। तो रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी के बाद हम बात करते हैं आवर्तकाल की। तो उसके बाद हम बात करते हैं आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल जो होता है टी, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी वापस बोल रहा हूँ कि अपन को ये रिलेशन याद रखने होते हैं कि टी जो है एन के कैसे प्रोपोर्शनल है या फिर जेड के प्रोपोर्शनल है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है आवर्तकाल के। तो जैसे एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर लिखा था, आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल की सीमाएं। तो यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा, क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं इसे। ये ओनली उसी के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करता है ये। ठीक है, उसके बाद में ये जीमान प्रभाव तथा स्टॉर्क प्रभाव बताने में भी असमर्थ रहा, स्पष्ट नहीं कर सका उन्हें। क्यों, जीमान प्रभाव क्या बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन, व्याख्या भी नहीं कर सका। जीमान प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को जीमान प्रभाव ने बताया, और विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय रेखा के विपाटन को स्टार्क प्रभाव ने बताया। ठीक है, ये रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या भी नहीं कर सका। ठीक है गाइज, ये इसके बोर मॉडल की
सीमाएं थी। उसके बाद हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना क्या होता है गाइस, असंभव होता है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो कि क्या है, स्थिति में परिवर्तन, और डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन, इन दोनों की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल किसके इक्वल आता है, एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें फॉर्मूला है, ये याद रखना है कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। उसके बाद हम बात करें कि जो एच बार, कभी कभी हमें एच अपॉन 2 मिल जाता है यहाँ पे, एच बार अपॉन 2, तो यहाँ पे एच बार से हमें डरना नहीं है, एच बार की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसके लिए, सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक और फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं कि डेल्टा ई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब, हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वांटम नंबर और जेई मेंस में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए, लास्ट 4 to 5 years में जो जेई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनको मैं डिस्कस करूंगा क्वांटम नंबर के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना गाइस, अभी के लिए बाय बाय।